नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सीए कमलेश गुप्ता में। और आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए मैं आपके साथ यहाँ पे आया हूँ। जो भी पर्सन्स आजकल कोई भी कार परचेज करने के लिए सोचते हैं या फिर होम परचेज करने के लिए सोचते हैं, तो वो सब या फिर कोई भी कंज्यूमेबल आइटम्स लाइक मोबाइल है या फिर घर पे कोई रेफ्रिजरेटर है, कोई भी आइटम अगर आज आप परचेज करने का सोचते हैं तो किस पे जाते हैं? ईएमआई के प्लान्स पे जाते हैं। किस पे जाते हैं? ईएमआई के प्लान्स पे जाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको वो आइटम्स ईएमआई पे परचेज करने चाहिए या नहीं। अगर आपको परचेज करने चाहिए तो क्या ऐसा करना चाहिए जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो। क्या आपको ऐसा करना चाहिए कि ईएमआई पे जाने के लिए किसी भी फाइनेंस का आप यूज़ करें या आपको एक ट्रस्टेबल सोर्स ऑफ फाइनेंस पे जाना चाहिए। आज हम लोग इसी बात पर डिस्कस करने वाले हैं। आज मार्केट में क्या होता है, आप कोई भी मोबाइल परचेज करते हैं, कोई भी लैंड परचेज करते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए आपको मान लीजिए कितने रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करना है? 15 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करना है। और आपने सोचा कि मेरे पास 5 लाख रुपीज़ है और मैं क्या करता हूँ, 10 लाख रुपीज़ का लोन लेता हूँ और 10 लाख रुपीज़ के लोन को धीरे धीरे बढ़ता रहूँगा और 15 लाख रुपीज़ एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता हूँ। तो क्या आपको इस 15 लाख रुपीज़ पर रिटर्न मिल रहा है? क्या आपको इस 15 लाख रुपीस पर रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? आपको क्या बेनिफिट होगा? अगर आप नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर आप करेंगे तो क्या बेनिफिट मिलेगा, नहीं करेंगे तो क्या लॉस होगा। इसी बात पे मैं डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि आजकल सब पर्सन्स ईएमआई की तरफ जाते हैं बट उनको एक्चुअली नहीं पता कि उनको ईएमआई में क्या लॉस है, उनको कितना अमाउंट पे करना पड़ रहा है एक्चुअल। आइए देखते हैं। एक कैलकुलेशन से मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाता हूं कि क्या होता है। मैं यही एक एग्जांपल रख लेता हूं आप लोगों के लिए। कौन सा? 15 लाख रुपीस का। अगर आप एक लैंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, 10 लाख रुपीस और 5 लाख रुपीस अपने पास से इन्वेस्ट करते हैं, उस 10 लाख रुपीस की मान लीजिए ईएमआई बनवाते हैं। किससे? ईएमआई बनवाते हैं किसी भी बैंक से। क्या बनवाते हैं? किसी भी बैंक से ईएमआई बनवाते हैं। मैं एज्यूम करता हूं कि आप कितने साल की ईएमआई बनवाते हैं? 7 ईयर्स की। एक नॉर्मल मिडिल क्लास पर्सन है, अगर हाई क्लास पर्सन होंगे तो 15 लाख रुपीज आप एक साथ ही पे कर देंगे। मैं बात कर रहा हूं मिडिल क्लास पर्सन की। मिडिल क्लास पर्सन 7 ईयर्स के बिना 10 लाख रुपीज का ईएमआई का बर्डन नहीं ले पाएगा। तो अगर मैं किसी भी बैंक में जाता हूं तो अराउंड मेरे को 9% इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाता है। मिनिमम मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप पर्सनल लोन की तरफ जाते हैं तो वो तो 12% की तरफ जाता है, बट मैं एक बात कर रहा हूं मिनिमम से मिनिमम। अगर आप किसी लैंड पे लेते हैं तो मिनिमम, हालांकि 9.5 है बट मैं मिनिमम मान के चलता हूं कि 9% रेट वो आपको ऑफर करते हैं। और अगर मैं देखता हूं कि 9% में ईएमआई का रेट क्या आता है, तो ये देखिए, अगर मैं यहां पर लगाता हूं 10 लाख रुपीस और उसकी ईएमआई देखता हूं 9% पे, कितने ईयर्स की? 84 ईएमआई, 84 मंथ्स की। तो ईएमआई अराउंड आपका आता है कितने रुपीस का? 16,000 रुपीज़ का। हालांकि 16,090 का आता है, बट मैं एक बार के लिए 90 रुपीज़ भूल जाता हूं और मान लेते हैं कि 16,000 रुपीज़ का आपका ईएमआई आता है। कितने रुपीज़ का ईएमआई आता है? 16,000 रुपीज़ का आपका ईएमआई आता है। आप 16,000 रुपीज़ कितने टाइम्स पे करेंगे? 84। तो नॉर्मली पर्सन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं कि मैंने 16,000 रुपीज़ पे किए हैं, 84 मतलब 13,44,000 रुपीज़ बैंक को मैंने पे किया है, प्लस 5 लाख रुपीज़ मैंने स्टार्टिंग में पे किया था। मतलब मेरी इस प्रॉपर्टी का कॉस्ट कितना है? 18,44,000। अगर मैं उस प्रॉपर्टी को कितने में सेल करता हूँ? 25 लाख रुपीज़ में, तो अराउंड मुझे 7,66,000 रुपीज़ का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। बट क्या आपने एक्चुअली 7,66,000 रुपीज़ कमाए हैं? क्या आपने 7,66,000 रुपीज़, मान लीजिए मैं 7th ईयर के एंड में ही इस प्रॉपर्टी को सेल कर देता हूं, तो 7 साल के पीरियड में क्या मैंने 7,66,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया है या नहीं कमाया है, या कुछ लॉस किया है? सब बोलेंगे अरे सर कैसी बात कर रहे हो आप, अगर मैंने 5 लाख रुपए स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया था और ये ईएमआई दिया था, सारा तो पेमेंट मैंने ऐड कर लिया, तो ऑब्वियसली मैंने बेनिफिट किया है। आइए इसी कैलकुलेशन को मैं आपको दूसरे एंगल से दिखाता हूँ, जो कि आम पब्लिक नहीं देख पा रही है और जिसकी वजह से सब लोग ईएमआई पे जाते हैं और उनको एक बहुत बड़ा लॉस फेस करना पड़ रहा है। चलिए
मैं बात करता हूँ 16,000 रुपीज़ की। आपने कितने रुपीज़ पे किए हैं? 16,000 रुपीज़ पर मंथ। अगर आप इन 16,000 रुपीज़ को कहाँ पे डिपॉजिट करते हैं? कोई भी पोस्ट ऑफिस या फिर किसी बैंक में। मैं बात कर रहा हूँ किसकी? पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करते हैं। अगर आप 16,000 रुपीज़ पर मंथ के डिपॉजिट करते हैं तो आपके पोस्ट ऑफिस में कितने रुपीज़ जमा होते हैं पर महीने के? 16,300। वो कैसे? उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है और उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। अदरवाइज बहुत सारी कैलकुलेशंस मिस करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 16,300 रुपीज़ आपका डिपॉजिट होता है। आप कितने ईयर्स तक डिपॉजिट करेंगे? 7 ईयर्स तक। आइए 7 ईयर्स तक इसकी कैलकुलेशन भी मैं आपको बताता हूँ। ये 16,300 रुपीज़ आफ्टर 7 ईयर्स कितना अमाउंट हो जाएगा? 17,48,133 रुपीज़। ये अमाउंट कितना हो जाएगा? एक्चुअली आपसे जो पेमेंट चार्ज हुआ है, वो कितना चार्ज हुआ है? 17,48,133। मैं इस 133 को हटा देता हूँ एक बार और राउंड ऑफ कर देता हूँ इस अमाउंट को। 17,48,000 रुपीज़ आपने किसको पे किया है? बैंक को। जबकि ये आपको कितना दिख रहा है? 13,44,000। एक अनदर कैलकुलेशन करते हैं। इस 5 लाख रुपीज़ को आपने जो स्टार्टिंग में दिया था, अगर आप इसको एक साथ बैंक में डिपॉजिट करते तो ये कितना बनता? इसका पैसा 7 साल बाद कितना होता? अगर आप 5 लाख रुपीज़ को किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में डालते हैं, तो आफ्टर 7 ईयर्स इसका पेमेंट कितना होगा? 8,30,000। अराउंड कितना मिलेगा? 8,30,000। कितना मिलेगा? 8,30,000। 17 और 8 25, 25,30,000 और 25,70,000, 25,78,000। अगर वो पैसा आप उस प्रॉपर्टी में न डाल के बैंक में डालते, किसी पोस्ट ऑफिस में जमा करते, तो आपका पेमेंट कितना बनता? 25,78,000। और इसमें कोई भी रिस्क नहीं है। इस प्रॉपर्टी में कितना बड़ा रिस्क है? अगर वो किसी फर्जी डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको सेल कर दी गई है या फिर किसी अनऑथोराइज्ड एरिया में वो प्रॉपर्टी आपको सेल की गई है, वो रिस्क इसमें एक अलग इन्वॉल्व है। हो सकता है आपको 25 लाख रुपया भी ना मिले, 24 लाख मिले या 30 लाख मिले, हो सकता है आपको 50 लाख भी मिले, बट मैंने एक जेन्युइन फिगर लिया है कि जेन्युइन जो रिटर्न है वो आपका 15 लाख का 25 लाख हो ही जाता है 7 साल में। किसी भी प्रॉपर्टी में जनरली हो जाता है। अब आपने बहुत अच्छी प्रॉपर्टी ले ली तो हो सकता है वो 50 लाख भी हो जाए, हो सकता है बहुत हल्की प्रॉपर्टी ले ली तो अगर वो कितने में चला जाए, 20 लाख में भी चला जाए। बट वो पैसा अगर आप बैंक में डालते हैं तो आपको कितना मिलता? 25,78,000। और प्रॉपर्टी सेल करने से कितना मिला है? ओनली 25 लाख रुपीज़। इसका मतलब आपने 7,66,000 रुपीज़ नहीं कमाया है। कितना लॉस कमाया है? 78,000 रुपीज़ का लॉस अर्न किया है। 78,000 रुपये आप बैंक के अनुसार लॉस में हैं। आपको इतना बड़ा काम आपने किया, महीने के महीने EMI पे की, इतना बड़ा रिस्क आपने अफोर्ड किया, फिर भी आप क्या कर रहे हैं? लॉस अर्न कर रहे हैं। तो इससे बढ़िया आपको क्या करना चाहिए था? एक सिंपली क्या खुलवानी चाहिए थी? रिकरिंग डिपॉजिट, RD जिसको अपन बोलते हैं, जिसमें अपन महीने के महीना पेमेंट जमा करवाते हैं। वो करवाने से आपको ज़्यादा बेनिफिट है। तो आप अगर कोई भी आइटम, कुछ भी, मान लीजिए वो चाहे कंज्यूमेबल आइटम हो या फिर कोई भी होम लोन हो, कुछ भी हो, आप उसको कैलकुलेट करके देखिए कि एक्चुअल में बैंक आपको बता कितना रहा है कि हम आपसे कितना चार्ज करने वाले हैं। 13,44,000, 10 लाख रुपीज़ पर, जबकि एक्चुअली वो कितना ले रहा है? 17,48,000 रुपीज़। और ये अराउंड 15% इंटरेस्ट रेट है। 15% इंटरेस्ट रेट आपसे बैंक चार्ज कर रहा है, जबकि बताया आपको कितना जा रहा है? 9%। आपको कितना लॉस हो रहा है? एक्चुअल में पर्सन्स को पता ही नहीं है। अगर आप इस फिगर्स को एक्सेल में लगाएंगे तो आपको पता चलेगा एक्चुअली मार्केट में हो क्या रहा है।
इसलिए गाइस, अगर आप किसी भी आइटम को परचेज करते हैं ईएमआई पर, तो एक बार मेरा वीडियो जरूर देखें, जिससे आपको पता चलेगा एक्चुअली मार्केट में क्या हो रहा है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं ईएमआई पे, बैंक से लोन से पैसा लेके इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, तो भी इस वीडियो को जरूर देखें। आपको पता चलेगा आपको लोन में इन्वेस्टमेंट करने की बजाय क्या करना चाहिए, आरडी में करना चाहिए, जिससे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलेगा और विदाउट रिस्क मिलेगा। ऐसा बेनिफिट विदाउट रिस्क आपको कहीं नहीं मिलेगा। बैंक आपको बताएगा कुछ, आपसे लेगा कुछ। अगर मैं इसमें बात करूं तो बैंक कुछ एडिशनल्स भी लेता है। 0.25% आपका क्या लगता है, स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस लगता है 0.25%, 0.25% आपका स्टैम्प ड्यूटीज भी लगता है। अराउंड देन बैंक 2% पीएफ भी आपसे चार्ज करता है प्रोसेसिंग फीस के नाम से। अदर कुछ चार्जेस भी डिडक्ट होते हैं, प्रॉपर्टी का लीगल होता है, प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन होता है, बहुत सारे चार्जेस के नाम पे आपसे पैसा लिया जाता है। वो पैसा अगर मैंने काउंट किया ही नहीं है, अदरवाइज वो पैसा काउंट करूंगा तो आप बहुत ज्यादा लॉस में हैं, बहुत ज्यादा लॉस में हैं। इसलिए आप लोन लेकर कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करें उससे बचें। इसकी बजाय किसमें पैसा इन्वेस्ट करें, आरडी में पैसा इन्वेस्ट करें। आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा, सेफ रिटर्न मिलेगा, आपको कभी भी किसी चीज पे डाउट नहीं रहेगा। अगर आप ऐसा कुछ करने का सोच रहे हैं तो इससे पहले आप एक बार मेरा वीडियो जरूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और ऐसे किसी हेल्प के लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।